हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है सेट 5 बिहार एसएससी अब तक जो है 1 से 4 तक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेट 5 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा। हाँ, मैथ के क्वेश्चन थोड़े से जो है मॉडरेट इसमें हो गए हैं, लेकिन अगले सेट में जो है मैथ के कंडीशन को सुधारा जाएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन को कंटिन्यू किया जाए। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है, डिस्काउंट भी है इसमें। तो सबसे पहला बात ये क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% का वह डिस्काउंट दे देता है। तो 18% डिस्काउंट देगा, इसका सीधा सा मतलब है कि वह 82% का पैसा लेगा। और वह पैसा कितने के बराबर है? 492 के बराबर है। अब करा अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो भाई नहीं दी होती तो 100% का पैसा लेगा वो। तो 100% का पैसा 82 से अगर हम इसको काटें तो कितना से 6 बार में ना, तो ये 600 जो है हमारा एमआरपी है, यानी आपका जो है मार्केट प्राइस दिया गया 600। लेकिन जब आप छूट नहीं देंगे, तो जब देंगे ही नहीं तो यही अगली बार में आपका जो है सेलिंग प्राइस बन जाएगा। जब आपको छूट देंगे ही नहीं तो जो प्राइस आपने अंकित किया है उसी पर बेचिएगा। तो 600 रुपया अगले कंडीशन के लिए एसपी काम करेगा, क्योंकि यहां कह रहा है कि वह छूट नहीं दी होती। तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, इसमें 20% आपका लगा हुआ है। तो 20% लगा हुआ है तो हमको 100% चाहिए। ये 120 का हो गया। सेलिंग प्राइस से हम सीपी पर चले गए, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 500। तो 1 0 आपका कैंसिल, 12 25 60। तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर 500 ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, एक झटके में अगर बनाना चाहते हैं तो 492 ये हो गया आपका टोटल 18%, तो ये हो गया आपके 88%। 100 ऊपर लिख दीजिए और 120 नीचे लिख दीजिए। इतना सॉल्व कीजिएगा तो आपका सीधा आंसर 500 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ इस सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं। हालांकि मेरे ख्याल से तो लगभग सही है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें हार्ड क्वेश्चन आ गया है। अगली बार उसको जो है और नॉर्मल किया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो है पॉलीगन चैप्टर पढ़ा होगा समबाहुभुज से रिलेटेड। तो समबाहुभुज से रिलेटेड देखा होगा कि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाह्य कोण, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 360/9। प्रत्येक जो एक्सटीरियर एंगल होता है, प्रत्येक बाह्य कोण जो होते हैं 360/n होते हैं। ये तो n भुजा वाले हुए, और एक और n+1 भुजाओं वाले अन्य समबाहुभुज के बाह्य कोण लेने हैं। तो उसके लिए हमको लिखना होगा 360/n+1। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा जिसका निचला यानी डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा वह छोटी संख्या होगी। तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। कह रहा उसके बीच अंतर 5 डिग्री का दिया हुआ है, 5 डिग्री का यहां पर अंतर दिया गया। तो n का मान बताइए कि आखिर n का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये टूटेगा। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ बाय ऑप्शन की मदद लें, ऑप्शन से चलें तो बेहतर रहेगा। 360 बटे ऐसा कौन सा डाटा है 360 को काट देगा? 7 तो नहीं हो सकता, 6 5 और 8 ये तीनों काट देंगे। 5 अगर रखेंगे तो ये कितनी बार में भाई? 5 अगर रखे 72 ना, नहीं 5 से नहीं होगा। 6 रख के देखिए, n बराबर अगर हम 6 रख के देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 रख दिए और ये 7 से फिर नहीं कटेगा, तो ये 6 भी नहीं रख सकते हैं। n का वैल्यू एक बार 8 रख के देखते हैं। तो 8 रख के देखिएगा, 360/8 माइनस 360/9, ये बड़े आराम से कट जाएंगे। 8 से कटता है 45 बार में, और ये करते हैं 40 बार में। दोनों 45 और 40 का डिफरेंस कितना? 5। LHS RHS के बराबर है, यानी n का जो वैल्यू होगा वह 8 ही होगा। तो आपका आंसर n बराबर 8 होगा। आप चाहे तो इसे कॉमन लेकर एलसीएम लेकर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है ना, वो भी प्राइम फैक्टर्स के संख्या। तो अगर कोई नंबर्स है, आप थ्योरी समझ लीजिए, अगर कोई नंबर है और इस फॉर्म में अगर आपको टूटा हुआ है, इस फॉर्म में अगर कोई तोड़ दिया हुआ है, तो अगर आपको जो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो सारे पावर को एक साथ आप जोड़ लीजिए, सारे पावर को एक साथ आप जोड़ लेंगे तो वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा। कभी कभी इसमें जो है एसएससी में बहुत सारा सवाल पूछता है, लेकिन बिहार एसएससी लीजिए या छोटे छोटे अन्य जो भी एग्जाम है, तो उसमें दो चीज पूछा जाता है, एक तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो कि यहां पूछा गया है, और दूसरा पूछता है नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स। नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स बोलिए या ऑल फैक्टर्स बोलिए, ये दो छोटे छोटे एग्जाम में बहुत काम के होते हैं। तो अगर इस तरह से कोई टर्म लिखा हुआ है या फिर आपको लिखना होगा उस टर्म में, और जब ऐसा लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स जो होंगे सारे पावर में एक जोड़कर उसको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, सारे पावर में एक जोड़कर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एसएससी में तो बहुत दूर तक पूछे जाते हैं। एसएससी में पूछा जाता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, फिर इवन फैक्टर्स पूछे जाते हैं, ऑड फैक्टर्स पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद इसका योग सबका सम पूछा जाता है। तो खैर एसएससी में बहुत दूर तक चीजें हैं, लेकिन जो भी छोटे छोटे एग्जाम, एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमको वहां पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो 25 का पावर 10 है, 24 का पावर 20 है, 26 का पावर 25 दिया गया है, 25 है ये, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो कहता है प्राइम फैक्टर की संख्या निकालिए। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि क्या यह प्राइम फैक्टर में पहले से मौजूद है? नहीं है मौजूद। क्यों नहीं है? तो अगर आप 25 को दोबारा तोड़ेंगे तो फिर टूटेगा वो 5 के फॉर्म में, तो इसलिए जितना दूर तक हो सके आप उसे तोड़िए। इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ऊपर 10 तो हो जाएंगे 5 के पावर 20। इसे आप क्या लिखेंगे, या अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल ही लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 5 का स्क्वायर पावर 10, 24 है तो 8 गुना 3 ऐसा हो गया, 26 है तो 13 गुना 2, तो ये हो गए हमारे 25। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां पर जो है 5 के पावर कितना होगा, 10 दूने 20 हो गए हमारे, इनटू 3 1 4, या 2 का पावर आप कितना लिखेंगे, 20 गुना 3 तो 60 हो जाएंगे, फिर 3 का पावर कितना 20, फिर यहां 13 पावर 1 गुना 25 तो 13 पावर 25 और 2 का पावर 25। ठीक है, तो सारे प्राइम फैक्टर हमने तोड़ रखे हैं, अब कोई दोबारा इसमें नहीं टूट सकता है। तो हम क्या करेंगे, बस हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है, ये जो हमारा पहला फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, सारे पावर को ऐड कर देने, 20 60 20 25 और ये लास्ट वाला 25। ठीक है, तो यहां तक हो गए हमारे 100, ये 25 25 50, तो 100 और 50 हो गए टोटल 150। इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये अक्सर छोटे छोटे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन कहिए, और 2 रूल को आप हमेशा कंठस्थ याद कर लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा सब में एक एक जोड़कर उसको मल्टीप्लाई करने रहते हैं, हाँ, लेकिन उसमें 2 को जो है एक साथ रखना पड़ेगा इस 2 नंबर के लिए। लेकिन यहां पर 2 नंबर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सबने इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाया होगा, आपने बनाया होगा तो ऐसा लिखा हुआ है कि 4:7 पहला जो है आपको दे रखा है, फिर उसके बाद 2:5 दूसरा, कराई दोनों को किस अनुपात में आप मिलाएंगे जिससे उसका जो है 6:13 का रेशियो बन जाए। तो आप अपने अनुसार बनाइए, आपने अपने अनुसार बनाया होगा तो सबका पहला अगर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 7 4 11, ये हो गए। दूसरा अगर लेंगे तो 2 और 5 2 7, ये हो गया आपका पार्ट, और ये फाइनल लेंगे तो 6/19। इसको आप अपने तरीके से एलिगेशन लगाकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बनावे
तो हमको एलसीएम लेना ज्यादा सटीक लगता है। 7 4 11, 2 और 5 के हो जाएंगे 7, और फाइनल जो है 6 और 13 का उसका हो जाएगा 19। अब ये तीनों का अगर हम एलसीएम ले, 11, 7 और 19 का अगर एलसीएम ले, एलसीएम रूल बहुत ही बेस्ट रूल होता है, एक बार बेहतर तरीके से सीख लेना इसको। 11, 7 और 19, तो हमारा ये तीनों ही गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये तीनों का गुणनफल ही जो है हमारा यहां पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे हो जाएंगे। अब अगर हम सबका पहला ले तो सबका पहला लेना है। अगर आप दूसरा लेना चाहते, पहला कहने का मतलब दार्जिलिंग वाला चाय, और दूसरा अगर आप असम वाला लेना चाहते हैं तो सबका असम वाला लेना है। ठीक है, हम यहां पहला ले रहे हैं, दार्जिलिंग वाला चाय ले रहे हैं। तो 11 से अगर हम डिवाइड करें तो बचेगा क्या, 19 गुना 7। तो 19 गुना 7 हमारे कितने होते हैं, 133। ठीक है, 133 को अगर 4 से गुना किया जाए, 133 को अगर 4 से गुना किया जाए, 4 3 12, 13 चौक 52, 1 53। ठीक है, तो आपको मिलेंगे 532। फिर से समझिए कैसे लिखे हैं। 11 से हमने भाग दिया तो 7 और 19 बचे, 19 गुना 7 133, और इसको 4 से गुना कर दिया तो 532 हो गया। अब दूसरे में आइए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 19 बचेगा, तो 19 190, और 190 में 19 जोड़ दीजिएगा 209। यहां वही दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेंगे 418। ठीक है, 418 सही है हमारा। फाइनल हमारा क्या हो रहा है, फाइनल में क्या होगा हमारा, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 11 गुना 7, तो हो जाएंगे 77, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 4 42 और 4 46, 462 यहां पर हो जाएंगे। समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार पॉज करके पीछे जाइए और फिर दोबारा इसको समझिए। अगर पहला ले रहे, ये ध्यान देने की बात है, विद्यार्थी कभी कभी गड़बड़ कर देता है। पहला लेना है तो सबका पहला लीजिए, अगर दूसरा लेना है तो सबका दूसरा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम 532 में 462 घटा दे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 0 13 70 बच जाएंगे यहाँ। और अगर इधर घटा दे तो 62 में 18 घटा, 12 में 8 गया 4, और यहाँ 5 में गया 4, 44:70 जो कि 2 से कट रहा है, 22:35 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। यानी डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा डाटा जो है यहाँ पर गुना ज्यादा करना पड़ रहा है। हाँ, इसके मुकाबले तो जो है वो आसान मेथड आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको उतना ही काम करना है। अलग से आप घटाइएगा, अलग रफ कीजिएगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप एलसीएम रूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना हैंड ओवर में रहेगा। किसी बच्चे को ये आसान लग रहा है, आसान है, कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन हमको ये मेथड ठीक लगता है। जब भी हम अप्लाई करेंगे, आपने देखा होगा जितने भी टेस्ट हमने यहाँ पर लिए हैं सारे इसी प्रोसेस से हमने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, और ये परसेंटेज से भी रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन। चीनी में मूल कीमत है भाई। इस तरह के सवाल जब भी आए आपको तो आप इसमें 2 मूल्य पूछता है। एक तो पूछता है कि नया मूल्य बताइए, मतलब घटने या बढ़ने के बाद, और एक आपको पूछता है कि पुराना मूल्य हमारा क्या होगा। तो यहां पर जो पूछा गया है ना, यही पुराना वाला मूल्य पूछा गया है इसमें से। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ना ही डिटेल बनाने की जरूरत है। इसमें आपको बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि 20% कमी हो रही है तो आप लिखिए 20%। तो 20% हम इसी तरह लिखते हैं 20/100। अगर पुराना में जाते हैं तो आप देखिए 20% आपने कम किया है तो 100 में 20 कम हो जाएगा तो कितना लिखिएगा, 80 लिखिएगा कि नहीं, 20/80। यानी अगर आपको कहता है कि 20% बढ़ जाता है तो आप यहां लिखते 120। अब मार्केट आप कितना रुपया ले गए हैं, 320 रुपया लेकर गए हैं, और 5 केजी चीनी ज्यादा लेकर आए हैं। 320 यहां भी होगा 5/5 केजी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हालांकि हमको यहां पर ये नहीं पूछा गया है, हमको ये पूछा गया है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। 20 से 4 बार में
5 चौका 20, 20 से अगर काटेंगे 0 खत्म, 16, यानी आपको आ गया 16 रुपया प्रति केजी। 16 रुपया प्रति केजी आपका जो है पुराना मूल्य था। ठीक है, अगर आपको नया मूल्य पता करना है तो यहां से आप कैंसिल कीजिए 5 से अगर आप काटते हैं 6 पचे 30, 5 चौका 20, 64/5, जिसे आप देंगे भाग देंगे 12 पचे 60, 4/5, इतना रुपया प्रति केजी आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको यहां पर पुराना पूछ रहा था, 16 रुपया प्रति केजी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन बनाने में जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आप फिर उसके बाद दिमाग में फिल्टर कीजिए कि हमको कौन से मेथड से चलेंगे जो कि कम से कम समय में आपका जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन में अक्सर आपको कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा का 5 डाटा आप हमेशा याद रखिए। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड तो वो बन जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर अगर डबल करेंगे 10 तो इधर भी डबल हो जाएगा 36। अगर इधर ट्रिपल करेंगे 15 तो इधर भी ट्रिपल हो जाएंगे 18 तिया 54। इधर 4 से गुना तो उधर भी 4 से गुना, इधर 5 से गुना तो इधर भी 5 से गुना। ये 5 डाटा आप हमेशा याद रखिए। मतलब कहीं पर अगर आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोला जा रहा है तो आप सीधे लिखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन पर। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर देता है। भाई अब आदमी को पार कर रहा है, कौन सी? रेलगाड़ी। आदमी को रेलगाड़ी जब पार करेगा तो रेलगाड़ी अपनी ही डिस्टेंस को वो कवर करती है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है L, ठीक है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू L हमने मान लिया। ये 44 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है और आप जा रहे हैं किस दिशा में? उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में आप चलते हैं तो चाल को घटाते हैं, तो 44 में 8 अगर आप घटा देते हैं तो आपको बचता क्या? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना सेकेंड में? 15 सेकेंड में। तो भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कितना लिखेंगे? 10 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। तो यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड कितना देर में? 15 सेकेंड में। तो हमको आंसर मिल गया, L का जो वैल्यू मिल गया वो 150 मीटर मिल गया। यानी ट्रेन की जो लेंथ है वह आपकी 150 मीटर के इक्वल होगी। यहां तक बातें हो गई। आप यहां से शुरू कीजिए फिर से। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 10 सेकेंड में पार करता है। अब महिला का कुछ जो है उसका तो चाल रहा होगा, तो x मान लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तो जो है रेलगाड़ी की जो चाल है 44 और महिला की जो चाल है वह हमने x मान लिया। और ये जो डाटा है हमारा अभी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी पार करेगी महिला को, फिर रेलगाड़ी अपनी ही लेंथ को कवर करेगी। उसका लेंथ कितना है? 150। 150 अब बटे कितना? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड काट दिए, 15 मीटर प्रति सेकेंड है ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो डाटा है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या हम उसको मीटर प्रति सेकेंड में छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 44 प्लस x बराबर हम लिख देंगे यहाँ 54। तो x का वैल्यू जो मिल जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा आपका। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपके आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डाटा आपको बहुत मदद करेगा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे। इसका कोई भी मल्टीपल आपको मिला तो झट से एक दूसरे से आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है 18/5 से गुना करने की, 30 सेकेंड 5 सेकेंड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें जो होती है टेक्निकल होती हैं और अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है चीजों को आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ये पिछले दिनों भी क्लास में हुआ था ये क्वेश्चन। 3, 4, 7 x और y किससे डिविजिबल है? 80 से डिविजिबल है। तो हमने इसके लिए क्या कहा था?
हमने बोला था कि एक दो ऐसा नंबर आप ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाए, लेकिन उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे कोई आदमी झट से कह देगा कि 10 और 8, तो जो 10 से लग गया 8 से लग गया वो जरूरी नहीं है कि 80 से लगेगा, क्योंकि 10 और 8 का एचसीएफ 1 नहीं है, इसलिए इसको नहीं सोचेंगे। 16 और 5 लीजिए, 16 5 80 और 16 5 का एचसीएफ भी हमारा कितना निकल जाता है, 1 निकल जाता है। तो हम ये कंफर्म एकदम 100% बोल सकते हैं कि जो 16 से लग गया, जो 5 से लग गया, वह 100% 80 से लगेगा। ठीक है, तो 3 4 7 एक्स वाई दिया हुआ है। सबसे पहले हम 5 से डिविजिबल लगाएंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अंतिम वैल्यू जो है हमारा 5 होना चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। अंतिम जो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है वह 5 या फिर 0। ठीक है, ये कह रहा है। अब 5 से तो लग जाएगा अगर 5 और 0 देंगे। 16 से अगर डिविजिबल करने कहेगा तो 16 पूरा कटना चाहिए। तो आप जानते हैं 16 के टेबल में यूनिट डिजिट कभी भी 5 नहीं आता है। 16 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी 16 का जो भी टेबल आप लीजिएगा, जो भी मल्टीपल आप लीजिएगा, उसके यूनिट डिजिट में 5 कभी नहीं आता। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया हमारा कि y का वैल्यू हर हालत में आपको 0 रखना होगा, क्योंकि 5 से भी काटना है तो हर हालत में 0 रखने होंगे। अब जो हमको ये जो मिल गया y का वैल्यू हमको मिल गया 0। अब जो हमारा नंबर्स बना इतना नंबर बना और हमको 16 से भाग देना है। 5 से तो अंतिम में 0 रहा तो 5 से कटेगा ही। अब 16 से लगाना है तो 16 दूने हमारे हो गए 32, ये हो गए 27x0। और अगर ऐसा कौन सा डाटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 27 यहां पे आ गए, ये काट लीजिए, 27 हो गए तो एक बार और लगा लीजिए 16। ठीक है, यहां बच गए आपके 1 11x0। अब आप यहां पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक में ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो आपको 16 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो 16 के पहाड़ा में 16 का जो टेबल देखते हैं तो 16 गुना 7 कितने होते हैं हमारे, 112 होते हैं। तो 112 यानी अगर यहां पर 2 रह जाए, यहां 2 रह जाए तो यह पूरी 7 बार में पूरी डिविजिबल हो जाएगा हमारा, अगर 2 रह जाता तो x का वैल्यू हमारा 2 होगा। y का वैल्यू पहले से हमको 0 मिल गया। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस y का वैल्यू कितना होगा। तो भाई साहब x का y 2 निकाल लिए, y का वैल्यू 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं आपके बुक्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से आप समझिए कि जब भी आप कोई 2 डाटा लीजिएगा, डायरेक्टली 80 से आप डिविजिबल नहीं कर पाएंगे, ये तो कंफर्म है कि आप उसमें टाइम वेस्ट करने वाला बात हो गई। 10 और 8 से भाग लगाने का मतलब है कि उससे भाग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। इसलिए 2 ऐसे नंबर की तलाश कीजिए जिनका एचसीएफ आपको 1 मिल जाए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका 20 दिन, बी आपका 24, सी आपका 30। ठीक है, तीनों मिलकर काम करता है। 20 24 और 30 का एलसीएम होने से 120 होने से तो कोई रोक नहीं सकता है। 20 से 6 बार में 24 25 और ये 6 तो नहीं 4 भाई, 4 बार में ये हिस्सा, इन तीनों की इफिशिएंसी निकल गई। यहां तक बात हो गई। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम को आरंभ किया। भाई काम की शुरुआत जो है तीनों ने मिलकर शुरू कर दिया, तीनों काम करना शुरू कर दिया। 4 दिन के बाद ये रिलेशन जो है ना, ये 4 दिन चला और उसके ए ने काम करना छोड़ दिया। ए छोड़ देगा तो कौन बचेगा, बी और सी बचेगा। यही कह रहा है क्वेश्चन में। बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य मान लीजिए यहां पूरा होने वाला था, 6 दिन पहले ही छोड़ दिया है। कौन,
बी ने छोड़ दिया, यानी उस सी अगले 6 दिन का काम वो अकेले कर रहा होगा, सी ने शेष काम अकेले पूरा किया। कुल कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, अगर यहां का हमको डाटा मिल जाए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो जो भी डाटा हमारे पास, आप देखिए 4 दिन चल रहा है तीनों का वर्क, 6 5 11, 11 और 4 हमारे हो गए 15। अगर 15 से 4 दिन करवाना है तो कितना यूनिट काम हो गया, यहां से यहां तक आपके कितने यूनिट हो गए, 60 यूनिट हो गया। ठीक है, इधर का डाटा मालूम है हमको, तो सी का इफिशिएंसी कितना, सी का इफिशिएंसी है 4, 4 गुने 6 मतलब 24 यूनिट यहां हो गए आपके। अब बच गया आपका काम यहां से यहां तक, ये काम बच चुका है। वो काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी और सी मतलब क्या है भाई, बी और सी मतलब 9 यूनिट। 9 यूनिट काम कितना है, तो भाई हमारे 120 काम है, उसमें से हमारा 60 निकल गया और फिर 24 निकल गए, 60 24 84 निकल गया। 84 जब निकल गए तो 16 और 20 36 यूनिट काम बच चुका है। 36 यूनिट, 36 यूनिट काम बच चुके हैं, वह कौन करेगा, बी और सी। बी और सी की इफिशिएंसी है 9, मतलब जो है 4 दिन लगेंगे। मतलब इस काम को बी और सी मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब आप बताइए ओवरऑल टोटल जो आपका टाइम है वह कितना टाइम है, टोटल काम खत्म होने में। यहां से यहां तक 4 दिन प्लस यहां से यहां तक आपका 4 दिन प्लस और लास्ट में 6 दिन। तो भाई 6 4 10 4 14, 14 दिन में काम को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 दिन है। आप टाइम एंड वर्क जब भी चैप्टर पलटते हैं तो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल लिविंग एंड ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ रहता है, काम छोड़ने और पकड़ने से रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा यही है टाइप जो पूछा जाता है। फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज सवाल, फिर उसके बाद मैन और बॉयज से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, वो सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा लिविंग एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। नंबर क्वेश्चन सम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ है। कई बार इस सवाल के बारे में हम बता चुके हैं। एक विकर्ण तो पहले से ही 24 मालूम है, तो आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया हमारा कितना है 216 बराबर हाफ, D1 का वैल्यू 24 और D2 को हमने x मान लिया। 2 से इसको काटिए 12, 12 से इसको काटिए 12 इकाई 12, 12 अठे 96, x का वैल्यू 18 मिल गया। मतलब हमारा दूसरा जो विकर्ण है, दूसरा डायगोनल 18 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका परिमाप बताइए। तो आप कई दिन पहले जब डिस्कशन ले रहे थे तो हमने पूरा ज्योमेट्रिक तरीके से जो है आपको एक रूल बताए थे, किसी भी जो है रोम्बस में, किसी भी रोम्बस में ये देखिए 90 डिग्री पर सब कट करते हैं। ठीक है, तो एक हाइपोटेनस अगर आपके पास, ये D1 इसका नाम रख दिए और ये D2 इसका नाम रख गया, ये भुजा हो गए। तो भुजा जो है हमारा, भुजा जो है, भुजा का डबल कीजिएगा, D1 और D2 ये तीनों ट्रिपलेट में होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता है। पेरीमीटर का आधा कीजिएगा, D1 और D2 ये भी तीनों ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, हाँ अगर आप ट्रिपलेट नहीं जान रहे हैं तो मैं सीधे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, परिमाप बराबर 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर लगा के आप सीधे आंसर ले आइए। लेकिन अगर आप ट्रिपलेट को जान रहे हैं, ट्रिपलेट अगर आप जान रहे हैं, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 6 से गुना कीजिए तब आपको मिलेगा 18, 6 चौका 24 और 6 पचे 30। यानी ट्रिपलेट जो चलेगा 18 24 और 30 का चलेगा। तो ये तो हमको 18 मिल चुका है, ये हमको पहले से दे रखा है 24, इसका मतलब इसका वैल्यू 30 होगा। यानी p/2 का वैल्यू जब 30 होगा तो p का वैल्यू 60 होंगे। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर
सी नंबर 60 होंगे। ये थोड़ी सी नई चीज है आप लोगों के लिए, इस पर आपको जो है थोड़ा सा काम वर्क करना पड़ेगा। ये तीनों आपके ट्रिपलेट में होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट का आप तरीका पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अब एक तरह से हम एक वीडियो इस पर जो है बनाने वाले हैं, काम चल रहा है उस पर। ट्रिपलेट के सहारे हमने निकाल लिया। अगर आप ट्रिपलेट नहीं लगाना चाहते कि मुझे ये समझ में नहीं आया, सीधा P बराबर 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर लगाइए। D1 के जगह पर आप 24 रखिए, D2 के जगह पर 18 रखिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, आप P का वैल्यू 60 ही आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि ये चीजें आप अगर काम करेंगे इसमें, तो थोड़ा सा आपको उस मेथड के सहारे इस मेथड में ज्यादा टाइम लगेगा। आप स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर 324, थोड़ा सा 24 का स्क्वायर 576 लगाए, जोड़े, फिर उसका वर्गमूल निकाले, और गलती से कहीं आपको वर्गमूल याद ना रहा, बस वहीं पर रुक जाइएगा। यहाँ ट्रिपलेट के सहारे आसानी से जो है सारे काम निपट गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो बिहार एसएससी में एपी से क्वेश्चन रहेंगे ही, जो कि हम नाम रखते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपको एपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये तीनों आपको उसमें पूछेंगे ही। और एक और ऐड कर लीजिए, घातांक और करनी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग क्या है? तो भाई हमको कह रहा है कि Sn का योग बताइए। Sn बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर आप कह सकते हैं 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। n का वैल्यू यहां पर रखने कह ही रहा है कि 11 पदों का योग चाहिए। अब हमको अगर जो है a और d मिल जाए किसी भी प्रकार से, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो आगे दिया हुआ चौथा पद, तो चौथा पद मतलब क्या होता है? a प्लस 3d, 11 दे रखा है। सातवां पद मतलब a प्लस 6d बराबर -4 दे रखे। आपको फॉर्मूला याद होगा, Tn बराबर a प्लस n-1d होता है, ठीक है। अगर आप चौथा पद लेंगे तो a प्लस 4 में 1 गया 3d आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन आपके सेकेंड हो गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल सकता है? सॉल्व कीजिए। यहां पर इस दोनों को हमने माइनस ले लिया, ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये कैंसिल। 6 में 3 गया तो -3d, 11 4 हो गए 15, डी का वैल्यू हमको कितना मिल गया? -5 मिल गया, ठीक है। ए का वैल्यू चाहिए तो 5 दिए 15, 11 और 15 हमारे कितने हो गए? 5 रखे, 5 दिए 15, 11 और 15 हमारे हो गए 26, ठीक है। यहां पर ए का वैल्यू आपका 26 निकल गया है। ए का वैल्यू आपका जो है 26 निकल गया। ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, यहां पर अब रखने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो 11/2 और 2 इंटू 26 प्लस 11 में 1 घटाएंगे 10, और डी का वैल्यू कितना है? -5 है, -5। 11/2 और 26 दोनों कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं, और 10 गुना 5 निगेटिव में -50। तो यहां जो मिला हमको 52 -50 मिला, यह दो वैल्यू होगा, कट गया। इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर निकल के आ गया, ठीक है। सी नंबर निकल के आ गया। क्लास 10 टर्म होंगे तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे बना रहे होंगे आप लोग, ठीक है। हम तो सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 घंटा ट्यूशन दीजिए, जिससे होगा कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है बार बार रिपीट होती रहेंगी। लेकिन कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि मुझसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो वही जैसा नेचर, जैसा नॉलेज रखिएगा वैसा ही ना आपको से कोई पढ़ेगा। 61 हर एक स्टूडेंट को कम से कम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्यूशन जरूर पढ़ाने चाहिए, जिससे जो है चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 24 वर्ष। तो 5 सदस्य हो गए 24 वर्ष। ये कब की बात है? ये है एक परिवार के औसत आयु 24, प्रेजेंट की बात है, ठीक है। तो 5 गुना 24 120 हो गया। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी?
अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब 8 वर्ष का एक व्यक्ति अभी प्रेजेंट है, तो अगर हम 8 साल पीछे जाएंगे, तो 8 साल पीछे जाएंगे तो कौन कौन जाएगा? ये तो छोटा सदस्य वाला तो जाएगा ही जाएगा, और यह जो दो व्यक्ति हैं, परिवार में 5 सदस्य है ना, तो 5 व्यक्ति हो गया, 5 और 1 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। तो 8 वर्ष, अच्छा सॉरी 5 10, यदि सबसे छोटे, हाँ 5 ही व्यक्ति है यहाँ पे, तो 5 व्यक्ति है, 8 साल पीछे जाएंगे तो 8 पचे 40 पीछे जाना पड़ेगा हमको, 8 पचे 40, 5 सदस्य पीछे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 5 सदस्य आपके पीछे चले गए। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो जन्म तो हो चुका है, तो सदस्य तो उसके 5 ही रहेंगे आपके, 5 ही रहेंगे आपके। तो यहां पर जो है हमारा 5 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 24 माइनस 8 बटे 5, 5 कैंसिल कर दीजिए, 24 में अगर 8 घटा दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर 16 आ जाएगा। 24 में अगर आप घटा दीजिएगा तो 16 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर दूसरा आया होगा इस क्वेश्चन में, मैं बार बार रिपीट करता हूं चीजों को। जब छोटे सदस्य का जन्म होगा ना भाई, जन्म हो चुका है, ठीक है, उसका एज नहीं गिना जाएगा, वो जन्म ले चुका है, यानी आदमी की संख्या उसके जन्म के समय भी 5 ही रहेगी, 4 नहीं हो जाएगी। बहुत लोग यहां पर जन्म के समय 4 कर देता है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, कह रहा है जन्म के समय, जन्म से पहले कहता तब 4 लिखते। तो यहां इस क्वेश्चन का सीधा आंसर 16 होगा। कुछ बच्चों का 20 आया होगा, कुछ बच्चों का 24 आया होगा, लेकिन इसका 16 ही आंसर होगा। जो बच्चे इस बात को समझते हैं उसका 16 आंसर जरूर आया होगा। तो हर हालत में इस क्वेश्चन का आंसर 16 ही होगा, आप लोग ध्यान रखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 62, एक वर्ष के CI तथा एक वर्ष के SI में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से, अब सोच लो हाफ ईयरली या कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होने का मतलब क्या होता है? इस पर तो SI पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेट जो है सिर्फ 2 से भागा होता है ना, 4% प्रति छमाही हो जाते हैं, हाफ ईयरली हो जाता है, ठीक है। और समय जो 1 साल था वह 2 टाइम्स हो जाते हैं। 1 साल समय 2 साल में नहीं बदल जाता है, 1 साल में आप बैंक जाते हैं 2 बार, ठीक है, तो 2 लिखना पड़ता है, 2 टाइम्स। अब यहां पर जो है ये CI है और ये SI है। SI पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 साल का कहिए या 2 छमाही का कहिए उतना ही रहेगा, 8% ही रहेगा। लेकिन CI पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद उसका जो इंटरेस्ट होता है वह मूलधन में जुड़ जाता है। तो आप जानते हैं कि CI बराबर 2 साल का जब CI रहता है तो CI बराबर सूत्र होते 2R + R²/100%। तो रेट हमारा कितना ले रहे हैं? 4%। तो 4 दूने कितना होगा? 8.4 गुना 4 यानी 16%। 8.16% होगा CI का और SI होगा 8%। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस हो गया 0.16% का, 0.16% का, और यहां डिफरेंस 64 रुपया का दिया हुआ है। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां पर 2 जीरो आएंगे, 16 चौका 64। 1% का जो वैल्यू है 400 के बराबर, और हमको मूलधन चाहिए मतलब 100% चाहिए, तो 40,000 के बराबर होगा, यानी आंसर A नंबर ऑप्शन होगा। आई होप सबका बेहतर आंसर आया होगा, सटीक आंसर आया होगा, A नंबर ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है। इसको परसेंटेज से इसलिए बना है कि परसेंटेज से ये मेथड अभी तुरंत कम समय में बन जा रहा है। आप चाहे तो इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने तरीके का इस्तेमाल करें। हाँ, ये जो है ना CGL में पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और कुछ बच्चे उस ईयर में जवाब नहीं दे पाए थे, शायद ये 17 में पूछा था, 2017 में। यदि एक समधरातल प्लेन पर 4 रेखाएं, प्रतिच्छेदक बिंदु की संख्या क्या नहीं हो सकती? तो 4 रेखा जब लीजिएगा तो हो सकता है कुछ चारों टच ही ना कर रहा हो, प्रतिच्छेद ही ना कर रहा हो, मतलब कितने? तो 0 हो जाएंगे। तो 0 तो हो सकता है, ठीक है, 0 हमारा हो सकता है।
चलिए आगे कहता है नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये हुआ केस 1, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि यह दो ऐसे रेखा बने होंगे और दो रेखा ऐसे गया होगा। तो कितने पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु कितने बने, 1 2 3 4। तो 4 जो है हमारे केस 2 पॉसिबल है। केस 2 में जो है 4 पॉइंट पॉसिबल है। तो ये 4 भी हमारा हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा कंडीशन हम इधर लिख देते हैं, केस 3। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन इधर एक लाइन इधर हो, एक लाइन इधर और एक लाइन ऐसे हो, 4 लाइन आपका हो और कितने प्रतिच्छेद बिंदु, 1 2 3 4 5। 5 पॉसिबल हो गए, 5 भी हो सकते हैं। अब रह गई बात 7 की, तो इसमें 7 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो इस क्वेश्चन में 7 नहीं होगा। और जब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा मतलब होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों हो जाएंगे। हमको पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो आंसर जो है आपका 7 होगा। डी नंबर ऑप्शन आपके आंसर होंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, एक वृत्त के एक जीवा की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। भाई साहब ये त्रिज्या के जब इक्वल बराबर हो ही जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हो ही जाएंगे, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गए। तो समबाहु त्रिभुज बन गया तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होंगे। कह रहा है वृत्त इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्त खंड में, तो देखिए 2 वृत्त खंड बना हुआ है। एक तो एक खंड इधर से इधर है हमारा, और एक दीर्घ खंड हमारा यहां से यहां है। हमको कह रहा है मेजर सेगमेंट में, दीर्घ वृत्त खंड में, वहां पर कह रहा है बनाए जाने वाले कोण कितने होंगे। तो आप जानते हैं सेम जीवा लेकर, अगर आप सेम चाप लेकर अगर आप केंद्र पर जो कोण बनता है वह परिधि पर का डबल होता है। परिधि पर जितना बनेंगे यहां पर डबल बनेगा। अगर केंद्र पर डबल है तो परिधि पर आधा बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी 30 डिग्री आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री आपके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65, ये क्लास 10th के क्वेश्चन है, 10th से जुड़े हुए क्वेश्चन है हमारे। करेक्ट, अल्फा और बीटा 3x² - 3x + 14 = 0। भाई यहां पे a बराबर कितना दे रखा है, 3, b बराबर कितना -3 और c बराबर कितना 14। a b c आपको दे रखे हैं और यहां पर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए। ऐसा इसलिए कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालने कह रहा है, तो एलसीएम अल्फा बीटा होगा और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। -b/a आपके हो जाएंगे। कोई गलत सवाल तो हम लोगों ने नहीं लिख लिया यहाँ पर। 3x² - 3x कुछ गलत दिख रहा है हमको। यहाँ पर तो 13 था उस समय, हाँ -13 है यहाँ पर। सटी आंसर सही कर लेना है, -13x है ये, ठीक है ना, -13 होगा। तो -13 और बटे a कितना 3, तो हो गया 13/3। 13/3 क्वेश्चन करेक्शन कर लेना है, वहां 3x नहीं था 13x था, टाइपिंग मिस्टेक फिर से। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होता है, c/a मतलब 14/3 आपके जो है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, ये हो जाएंगे। यानी a² + b² फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर -2ab और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए 13/3 का स्क्वायर
बटे अल्फा बीटा मतलब 14/3, अब -2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको इधर भाग दीजिए, इसको इधर ए बी कैंसिल, इतना लिख सकते हैं हम। अब सॉल्व कीजिए, ये हो गया हमारा 169/9, और ये 3 ऊपर 14 नीचे -2, 9 से 3 से काट दीजिए, ठीक है। 169 मतलब हो गया 13 गुना 13, संभव नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए। 14 3 42, 169 माइनस 14 गुना 3 42, 42 दूनी कितना 84, 84 आप घटा लीजिए, 84 आप घटा लेंगे तो बचेगा आपका 85/42, 85/42। अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं है, आपने आंसर गलत कर लिया होगा या गलत आ गया होगा, अगर यहाँ -13 होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम ही दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो 65 का आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1000 में भाग देने पर, भाई 1000 में भाग दे दो ना भाई, 45 से भाग देते हैं, कहता है पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कौन सी संख्या उसको दीजिएगा। तो जब जोड़ने कहेगा ना भाई, जब घटाने कहेगा, घटाना जब रहेगा तो एक स्टेप कम लगाना है, यानी जैसे नॉर्मल आप भाग देते हैं ना उस तरह करना है। और जब अगर क्वेश्चन में कह दे जोड़ना है तो एक स्टेप आप क्या कीजिए, एक स्टेप ज्यादा लगा दीजिए जबरदस्ती, ठीक है ना, एक स्टेप ज्यादा लगा दीजिए। क्वेश्चन में क्या करा है, जोड़ने पर, तो जोड़ना है तो एक स्टेप ज्यादा लगाना है। तो देखिए 45 से कितना बार में फिलहाल लगेगा, 45 दूने 90, बच गए कितने 100। अब लास्ट स्टेप जब पहुंचिएगा, ये सब काम लास्ट स्टेप में होगा, लास्ट स्टेप, तो ये लास्ट स्टेप है और हमारा कितना से डिवाइड हो सकता है, 2 से, लेकिन हम जबरदस्ती यहां एक स्टेप ज्यादा लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 135। अब 135 लिख दिए जबरदस्ती हम, तो ये क्या दिखा रहा है कि -35 आ गया, माइनस ये सिंबल दिखा रहा है उसको, उस संख्या को 35 की जरूरत है। अगर आप उसे 35 दे देंगे तो वह 45 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर -35 हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आप लोग बस मेहनत थोड़ा सा, बिहार एसएससी के बच्चे को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा होगा। एक घोड़े को किसी खंबे से रस्सी द्वारा बांध दिया गया, घोड़ा एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, अपना जो है रस्सी को सदैव चुस्त रखे हुए है, 88 मीटर लंबाई तय करता है। मतलब जो है घोड़ा क्या कर रहा है कि इस रख दिए इस तरह से, और इस तरह से वो इस तरह से घूम कर वो खा रहा है अपना जो है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मतलब इतना भाग को वह चर गया होगा। एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो गया या वृत्तखंड जो भी बोले, ठीक है। 72 डिग्री का कोण बना रहा है, 72 डिग्री का, तो रस्सी की लंबाई बताना है, रस्सी की लंबाई मतलब आर आपको निकालना है, और ये एल हो गया चाप जो कि 88 मीटर उसने तय कर लिया है। रस्सी की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2πr होता है। तो थीटा हमारा पहले से 72 डिग्री है, 2π का वैल्यू 22/7, आर नहीं मालूम है, एल तो मालूम है ना 88, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 72 से काटेंगे 5 बार में, 7×5 35 दूने 70, यानी उसका जो रस्सी की लंबाई है ना वो आपके बी नंबर ऑप्शन 70 मीटर के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है 70 मीटर के आपके इक्वल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत ही और बेहतरीन क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन RS अग्रवाल का है ये, RS अग्रवाल क्वेश्चन का। तो 1550 दे रखे हैं एक धनराशि आंशिक रूप से 5%, 8% के वार्षिक दरों पर लगाई जाती है, 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना 300 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है 5% और 8% पर जो है कौन सी राशि आपने लगाई है। एक बेसिक मेथड हुआ कि आप एक एक्स मान लीजिए, दूसरा 1550 माइनस एक्स लेना होगा, लेकिन बेसिक बहुत टाइम तक जो है ना आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको एलिगेशन रूल लगाएंगे, 5%,
और ये हमारा 8%, ठीक है। और फाइनल जो एवरेज रेट होगा हमारा, एवरेज रेट आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है SI गुने 100 बटे PT, यही होता है हमारा। तो कितना है हमारा SI, 300 रुपया है गुने 100 बटे अमाउंट दे रखा है 1550 गुने कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। एक जीरो हम यहां से कैंसिल करते हैं, 31 पचे हो गया 155, हाँ 31 पचे 155, और इधर काट देते हैं 5 से 6 बार में, 3 से काट दिए 2 बार में, तो हो गए 200 बटे 31। 200 बटे 31 हमको यहां पर इतना % लिखना होगा ओवरऑल। ओवरऑल यानी 1550 पर जो ओवरऑल परसेंटेज है वह हमारा 200 बटे 31% है। अब हम इसको एलिगेशन रूल लगा के सॉल्व करेंगे। 31 पचे 155, 200 में 155 निकल गया तो बच गए 45 बटे 31। इधर 31 अठे कितना हो जाता है भाई, 8 8 24, 248, तो ये हो जाएगा 48 बटे 31। 48 31 31 खत्म, तो हो जाएगा 16 तिया 48, 15 तिया 45, 16:15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मेथड बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप एक्स मान का बना रहे हैं तो बहुत सारा समय व्यतीत कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन 69 नंबर। क्वेश्चंस जो है अच्छे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन आपको जो है अक्सर हम अच्छे क्वेश्चन दे ही रहे हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन, 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के 2 विपरीत। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछने लायक नहीं है, लेकिन चूंकि ये डाला जा चुका है तो इस क्वेश्चन को जो है बनाना तो पड़ेगा ही। 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी 56 मीटर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको टफ थोड़ा मिलेगा, तो इससे होगा क्या कि ब्रेन की जो है क्षमता जो है थोड़ी सी विकसित होगी। 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के 2 विकर्ण किनारों से जोड़ा जाता है। और ये 10वां में क्वेश्चन बहुत पूछता था ये। तो ये फिगर कैसे बनेगा आप इसको समझ लीजिए। एक वर्गाकार जो है हमको बगीचा ले लेना है, ठीक है। ले लिए हमने, 2 विपरीत किनारों से जोड़ा जाता है फूलों की क्यारी को, इस तरह से छोटा सा क्यारी बना दिया इस तरह से, ठीक है। जोड़ दिया हमने, या दोनों 2 विपरीत किनारों पर विपरीत किनारा जोड़ दिए। और क्या करें, यदि दोनों किनारियों का जो केंद्र वर्गाकार बगीचों के विकर्णों के प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर स्थित है, मतलब इसका जो वृत्ताकार लोन बनाया गया वह उसका केंद्र कहाँ रखा गया, ये वाला उसका केंद्र है, ठीक है। ये बगीचा हो गया, और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। ये बगीचा, ये फूलों की क्यारियां, इस सब का योग चाहिए हमको टोटल का, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये त्रिज्यखंड अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बनाए थे, यहां तक का पहले हम ये सब एरिया निकाल लेते हैं। नाम कुछ रख दे तो आपको देखने में जो है ज्यादा आसानी होगी। इसका P नाम रख देते हैं, ये Q नाम रख देते हैं, और ये पॉइंट O नाम रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात इसमें क्या आ रहा है कि आपको 2 त्रिज्यखंड आपको दिख रहे होंगे, जैसे हमने रेखांकित कर दिया है। अलग कहिएगा तो अलग कलर से भी। ये जो त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड, पहले आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का नाम क्या रख दे, AODP। त्रिज्यखंड AODP, और ये दोनों साथ में लेते हैं तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेते हैं, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए क्या, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको एंगल चाहिए, और ये कितना डिग्री हुआ होगा, 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है। तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 22/7 गुने R स्क्वायर। अब रह गई बात R की, तो यहां पर दे रखा है 56 मीटर, तो आप समझ लीजिए 60, ये जो 56 है ये भी 56 होगा, ये भी 56 होगा, ये भी 56 होगा। क्यों होगा, तो ये वर्गाकार बगीचे की भुजा दी गई है, तो ये जो पूरा लाइन है ये डायगोनल है। तो डायगोनल कितना आया होगा, डायगोनल जो है आपका आया होगा 56√2,
ठीक है। वर्ग की भुजा ए होती है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, तो √2a लिख दिया। ये हो गया डायगोनल विकर्ण, ठीक है। अब यही विकर्ण उस, जब ये सेंटर है तो उस वृत्त में जो पूरा घूमेगा उसका सेंटर होगा, यानी यहां से, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक रेडियस कहलाएगा, यानी उसका नाम क्या रख दे, ओडी। ओडी, तो ओडी बराबर होगा 56√2/2, यानी 28√2 आपको जो है रेडियस मिलेगा। तो यही 28√2 हमको यहां पर वैल्यू पुट करने हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो जरूर है। 28√2 गुना 28√2 आपके ये हो जाएंगे, 28√2 ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहां पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना ये हमारा जो है कितना हो गया, 4 से ये कट गया, 7 चौका 28, 28 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, 2 गुना 22 हो गए 44, 28 और √2 गुना √2 तो हो गए हमारे 2, ठीक है। तो 28 दूने 56, ये लिख सकते हैं हम। इतना हमारा मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, इसका एरिया, ठीक है। अभी और बाकी है हमारा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अभी बाकी है, तो इतना आप पहले लिख लीजिए। इसके बाद हम इस दोनों एरिया का, इसका x नाम रख ले, इस दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस, ये बेस आपका 56, ये हाइट आपका कितना 56 है, तो 56 का आधा कितना होगा 28 हो गया, तो 56 गुने 28। ऐसा हमारा एक ट्रायंगल का आया है, तो उधर वाला ट्रायंगल का भी लीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा, 2 2 खत्म, तो ये आ गया 56 इंटू 28 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों को जोड़िए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो था। तो टोटल हमारा जो है ये वाला 44 गुने 56 इतना मीटर स्क्वायर, और प्लस ये वाला 56 गुना 28, ये दोनों अगर आप ऐड कर लें तो ऐड करने ऐड करेंगे, 56 कॉमन ले लिए, 56 कॉमन हो गया 44 और 28 आप जोड़ लीजिए, तो 8 4 हो गए आपके 12 और 4 2 6, 6 1 7, ठीक है। अब आपका जो है आंसर होगा 56 गुना 72 कीजिएगा तो 4032 इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, 4032। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल सवाल इसमें आ गया था, मुझे लगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने दे दिया था, लेकिन जो है थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो गया ये। अब देखिए ये ठीक है, एक क्वेश्चन मुश्किल भी मिल जाए तो बेहतर है आपके लिए। फिर से दोबारा समझ लीजिए, ये हमारा जो है त्रिज्यखंड है, ये भी हमारा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, 2 गुना थीटा बटे 360 गुने पायर स्क्वायर लगा के। रेडियस हमने मालूम कर लिया था 28√2, इतना आ गया। अब इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई 2 बार करेंगे तो हमको मिलेगा 56 गुने 28। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको 4032 इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है। बहुत बच्चों ने छोड़ दिया होगा, छोड़ना नहीं चाहिए था, कुछ भी आंसर जरूर लाते। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो कोई मुश्किल सवाल नहीं मिलेगा आपको। ए और बी मासिक का इनकम दे रखा है कितना, 5 और 6 दे रखे हैं, उसके खर्च का अनुपात। हाँ, ये जो सवाल जो हमने दिया था, इस सवाल को हमने बाद में देखा था, इसको जो बदलने की हमने कोशिश की थी, लेकिन तब तक जो है आपका टेस्ट हो चुका था, क्योंकि टेस्ट के बाद बदलना उचित नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट दे रखा था इसका। तो ए 5 और 6 है, तो तथा इनके खर्च का अनुपात कितना है, 3 और 4 एक्सपेंडिचर का। तो कह रहा है सेविंग कितना, सेविंग बचा रहा है कितना भाई, सेविंग ये बचा रहा है 1800 रुपया और ये बचा रहा है 1600 रुपया, ठीक है। ये मेथड सीख लीजिए, इसी मेथड को जो है इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने चाहिए। 5 गुना 4 20 हो गए आपके, 6 गुना 3 18 हो गए। डिफरेंस कितने का, ये 20 ये 18, रेशियो में डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस। फिर इसको गुना कीजिए, 16 गुना 3 4800, 18 गुने 4 7200। भाई 48 और 72 के बीच कितना का डिफरेंस हो गया,
48 और 72 के बीच डिफरेंस हमारा कितना का, तो भाई यहाँ पे 4 और ये 6, 2400 का डिफरेंस हो गया, 2400 का आपका डिफरेंस हो गया। अब यह रेशियो में जो डिफरेंस है वह रियल के बराबर होगा, 2 का जो वैल्यू है वह 2400 के बराबर है। काट दीजिए, 1 का वैल्यू आपका 1200 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 1200 हो जाएंगे। अब क्या करा है, बी की मासिक आय बताइए, तो मासिक आय का रेशियो क्या है, 6 मतलब क्या, 12 छके 7200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी आप लोगों ने बिल्कुल सही लाया होगा 7200। अगर ये मेथड किसी को नहीं पता, आप अपने तरीके से भी बनाए होंगे, 7200 ही आया होगा। कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनका ये क्वेश्चन का गलत जवाब आया होगा। 7200 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। तीन संख्याएं दे रखी है भाई, पहला ए मान लेते हैं, बी और ये सी। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन, पहली संख्या। तो हम जो है पहली वाली को बीच में रख लेते हैं। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की डबल है, दूसरी संख्या जो है पहली की डबल है, ठीक है, इसका दुगना है ये। अब कह रहा है कि तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है, ये जो है 3 गुना है इसका। तो अगर हम इसको 2 बोल दे तो इसको 6 बोल सकते हैं, ठीक है, 6 बोल दिया हमने। और इसका डबल है ये, तो 1 ही बोले तो ज्यादा सही रहेगा हमारा। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की दुगनी है। किससे रिलेशन है ये, दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी, दुगनी से रिलेटेड है ये जो संख्या हम लोग लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। ए बी सी कह रहा है दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी ये दे रखा है। तो अगर हम इसको 2 बोले तो इसको 6 बोलना पड़ेगा, 3 गुना, इसका आधा यहां होगा तो ये हो जाएगा आपका 3। अब बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, 3 6 2। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 44, तो भाई तीनों को आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11, 11 योग बराबर एवरेज गुना संख्या, संख्या कितनी 3, 4 से कट गया, 1 का यूनिट का वैल्यू 12 मिल गए, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, पहली है 3, तीसरी है आपका 2, 1 का अंतर है, तो यही तो अंतर हो गया, 1 का ही डिफरेंस है, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आपका ए का वैल्यू पूछ रहा है, शायद 62 आ जाना चाहिए। ए और बी दोनों के पास कुछ राशियां हैं, मान लीजिए ए के पास ए है और बी के पास 20 रुपया है। यदि ए बी को 30 रुपया दे दे, ए अपना पॉकेट से निकाला और 30 रुपया बी को दे दिया, तो ए में 30 की कमी हो गई, बी 30 बढ़ गया। अब कह रहा है कि बी की राशि ए की बची हुई राशि का डबल हो जाता है, ठीक है। इससे एक इक्वेशन मिलेगा 2a माइनस 60 और b प्लस 30, ये हो जाएगा 2a माइनस बी और 60 उधर चला गया, 90 इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएंगे आपको। अगला क्या करें, यदि b a को 10 रुपया दे, यदि b a को 10, a और b अपना 10 रुपया निकाला, a को दे दिया, ए की राशि बी की बची हुई राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो ए प्लस 10 3b माइनस 30, ए माइनस 3b बराबर उधर 10 किए तो माइनस 40, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है, ए का वैल्यू 62 मिलेगा और बी का वैल्यू 62 अगर रख दे तो ये हमारा 34 मिल जाएंगे। करा ए के पास कितनी राशि है, आपका 62 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 4√3 दिए रखा है, आयत लेना है तो इस तरह के आयत लेते हैं हम लोग, और डायगोनल जो दे रखा है वह 4√3 दे रखे हैं, ठीक है।
तो 4√3 दे रखे हैं, ये 90 डिग्री बनेगा भाई साहब। तो 90 डिग्री में आप देखिए ना, अगर ये 4√3 है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हमारा क्या रेशियो चलता है? 90 डिग्री में अगर आप जानेंगे और क्या कर रहा है, भुजा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, यहां पर 30 डिग्री बनाएगा, तो यहां पर 60 डिग्री बनाएंगे, तो यहां आपके हो गए 30, यहां 60। 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और आपके बन जाएंगे 1/√3। हाँ, 10 30 होता है 1/√3, ये 1 और ये आपका √3। तो अगर लंब 1 होगा, आधार √3 होंगे, तो ये आपको मिलता है 2, ट्रिपलेट हो गया ये आपका 1 √3 और 2। तो यहां अगर 1 होगा, ये √3 होंगे, यहां दे रखा है 2, तो 2 का वैल्यू हमको मिल गया 4√3। 2 का वैल्यू 4√3, तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वह 2√3 होगा। एक यूनिट मतलब ये होगा 2√3 और √3 का जो वैल्यू होगा वह होगा 3 3 6, ये 6 हो जाएंगे। ये ट्रिपलेट से हमने निकाला है, आप चाहे तो XY मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लंबाई मालूम हो गई, चौड़ाई मालूम हो गई। अब क्वेश्चन इसमें क्या करा है, इस आयत में सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, ये जो आयत जैसा दिया हुआ है इस तरह से, क्या इसमें वृत्त ऐसा बन सकता है क्या? इस तरह से अंडाकार न हो गया, वृत्ताकार तो नहीं हुआ, अंडाकार हो गया। तो ये जो है अंडाकार तो हमको लेना नहीं है भाई, वृत्ताकार लेना है हमको। तो वृत्ताकार लेने के लिए आपको कहीं ना बीच से उसको इस तरह से खींचना होगा, इस तरह से, ठीक है, वृत्त से खींचना होगा, बीच में से कहीं से। तो बीच में से खींचिएगा तो यहां से यहां तक उसका जो है डायमीटर मिल जाएगा ना, और ये क्या है, डायमीटर ही हो गया उसका, यानी जो है इस वृत्त का जो डायमीटर होगा, तो वृत्त की जो हमारी जो है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो गया कितना 2√3, उसका आधा लेना पड़ेगा हमको, तो आधा √3 हो जाएंगे। ये हो गया वृत्त का रेडियस, वृत्त का रेडियस हो गया। अब यहां पर जो है हमको क्या कह रहा है, क्षेत्रफल बताइए, तो एरिया निकालिएगा πr², √3 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन का आंसर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोचने लायक क्वेश्चन था। बहुत लोग जो है अंडाकार बनाकर उसका जो है लंबाई के लेंथ के अनुसार चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, ये n प्रेक्षणों का माध्य m है। जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखिए, जब इसका हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आपको 3 मिलता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को जब आप मान लीजिए 10 जोड़ देते हैं, मान लो सारे संख्या में हमने 10 जोड़ दिए, ये हो गया 10 1 11, ये हो गए 12, ये हो गए 13, ये हो गए 14, ये हो गए 15। जब आप एवरेज निकालेंगे तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज। तो आप इस चीजों में क्या देख रहे हैं कि जब हम प्रत्येक संख्या में 10 जोड़े हैं तो वह अपने आप एवरेज भी 10 से इंक्रीज कर गया है। एवरेज पहले 3 था, अब हो गया 13, यानी एवरेज भी 10 से इंक्रीज कर गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि जब संख्या में आप कोई टर्म जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वही क्रिया उसके औसत या माध्य के साथ करेंगे। तो n प्रक्षणों का माध्य है हमारा m। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ना है, तो आप माध्य में ही उतना जोड़ दीजिए, m² - m + 1, m कैंसिल, नया जो एवरेज होगा m² + 1 होगा। इस थ्योरी को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। चूना पत्थर में 40% कैल्शियम है तथा शेष कार्बन और ऑक्सीजन दे रखे हैं। भाई 100% होता है, उसमें से हमारा जो है कैल्शियम कितना निकल गया, कैल्शियम हो गए 40%, ठीक है। अब उसमें 2 पार्ट और बचेंगे, ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहां कह रहा है 20 kg है, 100% 20 kg है,
तो 9.4 kg ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन आपके कितने होंगे, 9.4 बटे 20 गुना 100। इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो 20 पचे 100, 9 पचे 45, 2 47, 47% ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन जो है आपके, ऑक्सीजन जो है 47% मिल गए। अब रेस्ट जो बचेगा वो कार्बन ही बचेगा भाई, कार्बन ही बचेगा, CO2 ही बचेगा। तो 40% कैल्शियम, 47% ऑक्सीजन, दोनों जोड़ देते हैं तो 87% हो जाता है। रेस्ट जो बचा वह 13% बचा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, आई होप ये डिस्कशन आपको बेहतर लगा होगा। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि आप जो जिस मेथड से बनाए होंगे जरूर उससे हम कुछ ना कुछ नया चीज सिखाए जरूर होंगे उसी क्वेश्चन में लेकर। तो हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन सीखे हो सकता है कि सारे क्वेश्चन में आपने अपने मेथड से वेरिएशन देखा हो। तो डिस्कशन इसीलिए किया जाता है कि आप अपने में सुधार कीजिए। टेस्ट भी इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आपका अपना बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ट 6 में हम लोग फिर से मिलेंगे, 25 क्वेश्चन लेंगे मैथ के और 25 बेहतरीन सॉल्यूशन लेंगे। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।